नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज है 2 अक्टूबर। आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, शास्त्री जी को याद कर रहे हैं। इस बीच आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने का काम बिहार सरकार ने भी किया है, यानी कि नीतीश कुमार ने भी किया है। वो ऐसे क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत समय से उसका इंतजार हो रहा था। हालांकि वो मामला कोर्ट में भी गया, तमाम चीजें हुई। इस बीच कुल मिलाकर निकल कर यह आया कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। अब इससे कहा तो यह जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसी हिसाब से उसको भागीदारी मिल पाए, इसके लिए ये आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तमाम राज्यों में भी इलेक्शंस होने हैं, क्या इसका कोई चुनावी आयाम भी है? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे वो तो आ गए एक राज्य के। कांग्रेस पार्टी ये जिक्र कर रही है कि पूरे देश में ये आंकड़े सामने आने चाहिए। चैलेंज भी कर दिया राहुल गांधी ने संसद के अंदर। किस तरह से इन आंकड़ों को देखा जाए, इनके सामने आने को देखा जाए? आखिरकार इन आंकड़ों को तो आना ही था, क्योंकि जातीय सर्वे बिहार की सरकार ने किया था, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या होगी लोग ये सोच रहे थे। और ये सोचा जा रहा था कि चुनाव कुछ और ज्यादा करीब हो जाएं तो शायद उस वक्त ये आंकड़े आएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, इन आंकड़ों का एक पक्ष तो ये होता है कि जो योजनाएं राज्य सरकार बनाती है उन योजनाओं में भागीदारी किस जातीय समूह की कितनी हो और किसे कितना लाभ हो, वो तय करने में इन आंकड़ों से मदद मिलेगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं और सबको पता है कि ज्यादा बड़ा जो इन आंकड़ों का मीनिंग होता है उसका संदर्भ चुनावी ही होता है। और देश में 1989 में मंडल कमीशन लागू किया गया था और तब से यही कहा जाता है कि देश की राजनीति में मंडल और कमंडल की दो धाराएं बही हैं और बिहार उसका एक टेस्ट केस रहा है। सबसे ज्यादा जो जातीय राजनीति है उसने बिहार को ही प्रभावित किया है। आज भी जो आंकड़े आए हैं बिहार की सरकार के जरिए आए हैं और एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया है जो अभी तक तो बहस मुहावसों में अपना स्थान बना चुका था, लोगों की रणनीति का भी हिस्सा बन चुका था, लेकिन आंकड़ों में वो किस तरह से आएगा लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। और ओबीसी के भीतर जो अत्यंत पिछड़ा है ईबीसी, ये वोट बैंक कितना बड़ा है और कितना निर्णायक है, उसकी जो एक आकार सामने आई है। 36% आंकड़ा है वो, और ये जो 36% है ये वो आंकड़ा है जो चुनाव में सबसे ज्यादा निर्णायक होने जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वो आंकड़ा है जिस पर अभी तक एकाधिपत्य किसी भी दल विशेष का नहीं हो पाया है। बिहार में ये दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को क्रिएट किया है, पर उनके साथ भी ये पूरी तरह से आंकड़ा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो तो इस बात की गवाही नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कोशिश की है वो भी दावा करते हैं कि हमने जो ये ईबीसी वर्ग है इसमें हमने भी बहुत कोशिशें की हैं, हमने प्रयास किया और ये हमारे साथ है, एक बहुत बड़ा वर्ग है इसका। तो ये एक सामने जो आया है 36% की आबादी वाला वर्ग, वो सबसे निर्णायक कहा जा सकता है, आंकड़ों में साफ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आज की तारीख में है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति है जिसमें कि जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और जातीय गुणागणित, इन तीनों को जोड़ करके जो एक नैरेटिव तैयार किया गया है, उसके खिलाफ एक इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। और इंडिया गठबंधन को आज एक जबरदस्त नैरेटिव मिला है
कि वो अब ये कह सकता है कि देखिए जो आबादी है वो पिछड़ों की इतनी है और इसीलिए पिछड़ों को प्रतिनिधित्व आपको राजनीति में और दूसरी जगहों पर देना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस नैरेटिव में जो लीड है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ले रही है। राहुल गांधी आज की तारीख में सबसे मुखर रूप से अगर कोई नेता ये कह रहा है कि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है उसकी आबादी के अनुपात में नहीं है, तो वो राहुल गांधी हैं। अपने हर भाषण में वो इस बात को कह रहे हैं। ट्वीट भी किया है उन्होंने, मैं दर्शकों को वो ट्वीट भी बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है इस ट्वीट में। वो कह रहे हैं कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी मिलाकर 84% है। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। यानी कि वो इस बात को लेकर आगे जाने वाले हैं, ये भी दर्शा रहा है। तो एक नई बात यहां से शुरू होती है कि अभी तक जो मंडल पॉलिटिक्स हो रही थी देश में, उसमें जो मंडल पार्टीज थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, नेता जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, इस तरह के नेताओं के द्वारा ही इस तरह की राजनीति को अंजाम दिया जा रहा था, खासतौर पर हिंदी पट्टी में। लेकिन ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन इंडिया के भीतर भी हो रहा है, और वो है कि राहुल गांधी जितने मुखर तरीके से हर मंच से ओबीसी के सवाल को उठा रहे हैं और रीडिफाइन करने की राजनीति वो कोशिश कर रहे हैं, तो आज ऐसा लगता है कि वो भी एक फैक्टर है जिसको कि तेजस्वी और नीतीश कुमार और बाकी और अखिलेश यादव ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस वर्ग की राजनीति में उनका एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है। इस संभावना को एक मूर्त रूप राहुल गांधी ने भी दिया है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी का फैलाव ज्यादा है, उसकी पकड़ ज्यादा है, और आज की तारीख में उसके 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सिद्धरामैया, तो उनकी बातों में विश्वसनीयता भी ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो राजनीति है, खासतौर पर इंडिया गठबंधन की, वो ओबीसी जो पॉलिटिक्स है उसके आसपास होगी। यानी कि आप मंडल 2.0 का आगमन हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा हो गया है तो इसका फायदा किससे होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि जातिगत आंकड़े जारी कर देना ही क्या जीत की गारंटी देता है? मुझे तो नहीं लगता है। और अगर देता भी है तो कैसे देता है? अगर हम माने कि नीतीश कुमार ने आंकड़े जारी करवा दिए हैं, तो इससे उन्हें कैसे लाभ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, वैसे अगर आप देखेंगे कि हर जाति को क्या मिला, क्योंकि आकलन तो इस हिसाब से भी होगा। और मैं डेटा देख रहा था आज जो आया है, तो ऐसी ढेरों जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक हो नहीं पाया है। यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से हुआ है, 15 साल मुख्यमंत्री का काल मिला है, और वो सबसे ज्यादा उनकी आबादी है, तो जाहिर है कि राजनीति पर उनकी पकड़ है। और उसके बाद नीतीश कुमार 2.86% आबादी है कुर्मी की, उस लिहाज से 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आबादी के अनुसार दूसरे ओबीसी समुदाय के लोगों को क्या प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए, ये प्रश्न नीतीश जी से भी होगा। बिल्कुल। और जो 2 प्रभु जातियां हैं, यादव और कुर्मी बिहार में, इन दोनों के बीच 33 साल बिहार के मुख्यमंत्री का पद रहा है। तो क्या जो बाकी की जातियां हैं, जैसे मैं देख रहा था रविदास समुदाय 5.2% है, जैसे मैं देख रहा था कि पासवान समुदाय
जो कि यादवों के बाद सबसे ज्यादा है, वो 5.3% है। मैं देख रहा था कि जो कोयरी समुदाय है कुशवाहा, वो 4.2% है। ये ऐसी जातियां हैं जिनके पास अभी तक उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं आ पाया है। तो ये प्रश्न भी उठेगा, क्योंकि अब तो खुल गया, सबको अपने आंकड़े देखने का अवसर भी मिल गया है और ये भी देखने का अवसर मिला है कि हमें कितना प्राप्त हुआ है। देखिए, मेरे हिसाब से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल उठता है, तो ब्राह्मण, यादव और कुर्मी, इन तीन जातियों ने अपने अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं और इनका कोटा एक तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के मुख्यमंत्री बने ब्राह्मण समुदाय से 2-3 मुख्यमंत्री, जहां तक मुझे याद पड़ता है केदार पांडे हुए, बिंदेश्वरी दुबे हुए, जगन्नाथ मिश्र हुए। उसके बाद यादव समुदाय से, हालांकि उनका कुल 7-8 साल ही रहा होगा पूरा, लेकिन यादव समुदाय से फिर 15 साल, फिर 18 साल नीतीश जी का हो गया। तो और जातियों को अवसर मिले, एक तो ये भावना बाकी की जातियों में आएगी। दूसरी बात, अब देखिए, जैसे मैं देख रहा था कि नोनिया समुदाय है, 2% के आसपास आ जाता है। धानुक समुदाय है, 2.16% है, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं ये देख रहा था कि बाकी के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसमें किसने कितना काम किया है। तो क्योंकि वही 36% है, उसमें से ही तय होना है, वो सबसे बड़ा वर्ग है। जहां तक सवाल है यादव और कुर्मी का, तो 14% यादव के, 2.86%, लगभग 3% कुर्मी के, 14-3-17, और अगर इसमें आप मुस्लिम्स की आबादी जोड़ देते हैं तो करीब वो 32-33% के आसपास चली जाती है। इसके अलावा जो सपोर्ट बेस है, वो सपोर्ट बेस जो है ओबीसीज में, वो अदर बैकवर्ड कास्ट्स का है। अदर बैकवर्ड कास्ट में ये आंकड़ा एक सामने आता है, माचू के मौजूदा जो मंत्रिमंडल है नीतीश जी का, उसमें मात्र 3 अदर ओबीसी से मंत्री है। उनकी आबादी कितनी है? 36% है, और मंत्रिमंडल में उन्हें जो प्रतिनिधित्व है वो मात्र 3% है। यानी कि उनका वोट तो लिया गया है, उनको अभी तक प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं दिया गया है। अगर केवल 3 मंत्री हैं तो इसका मतलब यही है। दूसरा, मैंने ये एक चीज गौर करने पर पाया कि जो अन्य ओबीसीज हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बनाने की कोशिश हाल के दिनों में की है। जैसे एक जाति है धानुक। अब धानुक जाति से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा पिछले दिनों उन्होंने एक व्यक्ति को बनाया, 2.16%, जैसा मुझे याद पड़ता है, इतनी आबादी उनकी है। और मोकामा में जब उपचुनाव हो रहे थे, और मोकामा में धानुक जाति बहुत है, उपचुनाव हो रहे थे, आपको याद होगा अनंत सिंह की पत्नी लड़ रही थी और आरजेडी से, और बाकी दूसरी तरफ से एनडीए के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और इस बार जीत का आंकड़ा जो था वो एक छत्र वहां पर चलता है अनंत सिंह का, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन आधा हो गया। तो उसके पीछे बताया यही गया कि जो ओबीसी के वोट थे, उन वोट में से बहुत से वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गए। अब जैसे वहां पर ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए थे, धानुक जाति से आते थे, ये कैंप कर रहे थे वहां पर, ताकि हमारे जाति का वोट जो है वो आरजेडी में न जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जाए, और वैसा हुआ था, तभी तो ये जो मार्जिन है वो छोटा हो गया। तो इस तरह से मैं पाता हूं कि ओबीसी के भीतर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसका आंकड़ा 36% का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। और शायद यही वजह थी कि जो दावा किया गया पार्लियामेंट में पिछले दिनों कि करीब 30% हमारे जो सांसद हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया,
और कहा ये कि हमारे 30% मंत्री जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, हमारे करीब 30% विधायक ओबीसी और करीब 40% एमएलसी हमारे ओबीसी हैं। तो ये जताने की एक कोशिश और इस बात को रियलाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पहले कर चुकी है कि ये जो बड़ी आबादी है इसे रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी शायद अब वो अटल जी वाली राजनीति नहीं कर रही है। अटल, आडवाणी, मुरली जोशी वाली जो राजनीति थी उससे इतर हट करके देखिए ओबीसी समुदाय से प्रधानमंत्री आते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को कॉन्शियसली रियलाइज कर लिया है। फिर भी सामान्य रूप से अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो पिछड़ों की राजनीति करती हैं जो पार्टियां, उनको आज की तारीख में इस आंकड़े का ज्यादा फायदा होगा। उसको काउंटर कैसे करती है बीजेपी, ये उसका अपना गुणागणित हो सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे कि भाई 33 साल तो आप ही के पास रही है सत्ता, तो फिर आपने क्या क्या किया पहले तो ये बताइए, उसके बाद फिर आप नई योजनाएं बनाएंगे या आप करेंगे। पहले तो 33 साल कहाँ आपने किसको कितना दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि मात्र 3 मंत्री 36% आबादी से आते हैं, तो ऐसा क्यों है। दूसरी बात है कि जब आबादी 2.86% ही है कुर्मी की, तो फिर 18 सालों से उनका मुख्यमंत्री क्यों है, क्यों दूसरी जातियों को नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद जो राजनीति पिछड़ी जातियों की राजनीति है उस पर अभी तक एकाधिकार आरजेडी, सपा, जनता दल यूनाइटेड इनका रहा है और अब कांग्रेस ने भी दखल दिया है। तो चुनावी तौर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को इन आंकड़ों के जरिए मिलता है। अब सवाल ये भी है कि एक राज्य में तो हो गया, अब क्या और राज्यों में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस भले ही राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हो कि पूरे देश में होना चाहिए, बिहार में हुआ है तो वो स्वागत भी कर रहे हैं, अपने राज्यों में जहां सरकारें थी वहां तो किया नहीं, उन राज्यों में करके दिखाते हैं तो फिर एक नजीर और पेश होती। क्या अब और राज्यों में भी इसी तरह की पहल या फिर और चीजें देखने को मिलेंगी कि जातिगत जनगणना करवाई है? देखिए ये जातीय जनगणना तो है नहीं, ये तो जातीय सर्वे है, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार तो केंद्र के पास है संवैधानिक रूप से, और जनगणना होना है। 2021 में जनगणना होना था, वो लेट हो रहा है, उसे तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। दबाव भारतीय जनता पार्टी पर आएगा। दबाव ये आएगा कि भाई अब आप जो जनगणना कराइए वो आप जातीय आधार पर कराइए। ये दबाव आएगा, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले दिनों में देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा दबाव तो भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। दूसरे, अगर कांग्रेस मान लीजिए करवाती है तो फिर वो सर्वे ही करा सकती है। सर्वे की मान्यता जो है वो संदिग्ध होती है, इसीलिए कांग्रेस बहुत ज्यादा इसमें वो जा नहीं रही है। अब से कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने चैलेंज किया है कि मुझसे तो मेरी जाति किसी ने पूछी ही नहीं, तो उन्होंने मेथड के ऊपर क्वेश्चन कर दिया है कि ये एक सरकार के द्वारा करवाया हुआ जातीय सर्वे है जो अपने हिसाब से आंकड़ों को लेकर के आए हैं। उनका तात्पर्य कहने का ये है, क्योंकि उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि उनकी जो जाति है कुशवाहा वो और ज्यादा हो सकती थी, वो उसे कम आंकड़ा दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आने वाले दिनों में उठेंगे। तो ऐसे में ये तय करने के लिए कि किस जाति की कितनी भागीदारी है हमारे समाज में, ये जरूरी है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना हो। अब जबकि ऐसी मांग उठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी क्या इसको मानेगी? और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मंडल 3.0 की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। देखिए 2.0 तो अब आ गया, ये मंडल के बाद 2.0 की जो राजनीति इंडिया गठबंधन की तरफ से चल रही है, मंडल 3.0 भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो सकती है, जिसमें वो साबित करने की कोशिश कर सकती है कि मंडल और कमंडल दोनों को उसने अपनी राजनीति में समाहित कर लिया है, जिसकी वो कोशिश पिछले करीब 2014 से लगातार कर रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा सबूत
आपको आंकड़ों में दिखता है, ये CSDS के आंकड़े हैं जो कि बड़ी मान्य संस्था है, जिसमें कि कहा गया है कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वोट्स का 22% मिला था। साल 2004 की बात बता रहा हूं मैं, उस वक्त 2004 में मिले थे 22%, 2009 में वो 23% हुए, और साल 2014 यानी कि जिस वक्त मोदी जी आए चुनाव लड़ने, तो उस वक्त ये आंकड़ा बढ़कर के 33% हो गया ओबीसी वोट। और साल 2019 में ओबीसी वोट्स भारतीय जनता पार्टी को 44% मिले। 44% ऑफ द ओबीसी वोट्स वर बैक्ड बाय बीजेपी। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी से इतर जो केवल जातीय राजनीति कर रही हैं उन्हें ही केवल ओबीसी के वोट्स मिल रहे हैं, उन्हें भी मिल रहे हैं जो कि प्रोफेसेडली, यानी कि बहुत जोर जोर से ये नहीं कह रहे हैं कि हम जातीय राजनीति कर रहे हैं जैसे बीजेपी या कांग्रेस, दरअसल उनको भी वोट मिल रहे हैं। यानी कि ये जो वर्ग है ये अपनी सुविधा के अनुसार केवल सपा या आरजेडी या जेडीयू या कांग्रेस या बीजेपी में नहीं, हर दल में अपने वोट वो दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी तक को वो वोट दे रहा है। लाभान्वित वर्ग नजर आता है, और हाँ, उसे जहां लाभ हो रहा है वो उस तरफ जा रहा है। यानी कि केवल अगर जातीय आधार पर राजनीति की जाएगी तो उसमें बहुत लाभ नहीं होगा। जातीय राजनीति करने वालों के लिए एक संदेश भी है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आरजेडी बिहार में हमेशा से जातीय राजनीति के लिए जानी जाती रही और पिछड़े वर्गों की राजनीति के लिए, लेकिन 1989 जब से वो सत्ता में आई, तब से आज 2023 जब वो सत्ता में है, अपने दम पर वो कभी सरकार नहीं बना पाई। उसकी पहली सरकार भी समर्थन था उसे, आउटसाइड सपोर्ट, उस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस को हटाना था। और उसके बाद से लेकर के कांग्रेस का सपोर्ट उन्हें मिला, और उसके बाद वो कांग्रेस के समर्थन के साथ साथ अब तो आरजेडी का सपोर्ट भी मिला, माफ करें जेडीयू का भी सपोर्ट भी मिला। तो आज तो 7 दल हैं जो इस सरकार में हैं। तो जातीय राजनीति की जो सीमा है वो आरजेडी के उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कभी भी, अच्छा देखिए, मैं उस दल की बात कर रहा हूं जिसके एकमात्र जाति का सपोर्ट 14% है, यादव की एक मुफ्त सपोर्ट आरजेडी को जाती है, ये सब जानते हैं। बिहार में 14% एक जाति से उन्हें मिलता है, और मुस्लिम समुदाय की संपूर्ण आस्था जो है वो उनके साथ है, आरजेडी के साथ है ज्यादातर। और 17% आबादी है, मान लीजिए आपकी 15% 14% तो उन्हें मिलता ही मिलता है, तो 28% जातियां जो हैं वो एक मुश्त उनके पास है, लेकिन इसके बाद उनके वोट कम जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हो पाया कि अपने दम पर बहुमत 243 सीटों की है, 122 का आंकड़ा आरजेडी को नहीं आ पाया, किसी दल को नहीं आ पाया, किसी भी दल को आज तक नहीं आ पाया। यानी कि भले ही 84% ओबीसी जातियां हैं, लेकिन ओबीसी की सरकार अभी तक उस तरह से कहां बन पाई है। यानी कि ओबीसी के वोट सभी दलों में जा रहे हैं। एक लेसन तो वहां से यह निकल करके आता है सामने। दूसरा यह है कि 2 प्रभु जातियां, यादव और कुर्मी, इन्हीं दोनों के पास वर्चस्व रहा है। देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ही बात नहीं होती है, नौकरियों में कितना मिला दूसरी जातियों को, जो ठेके सरकार के द्वारा दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें दूसरी जातियां जो 1%, 1.5%, 3%, 2.5% हैं, उन्हें मिला क्या? वैसी जातियां क्या ये जो प्रभु जातियां हैं यादव और कुर्मी की, इनके साथ जाना पसंद करती हैं क्या, या फिर वो उधर जाना पसंद करती हैं जहां उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जिस केस में भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया है? तो ऐसा लगता है कि बहुत से फैक्टर्स हैं। इसीलिए अगर ये आंकड़ा आ भी गया है तो बहुत आसानी से फायदे में वो जातियां हो जाएंगी, वो पार्टियां हो जाएंगी जो जातीय राजनीति करती है। ऐसा नहीं है। फैक्टर सबसे बड़ा है डिलीवरी,
नीतीश कुमार को वोट इसीलिए मिला, या उनका एक कमिटेड वोट बैंक इसीलिए है क्योंकि उन्होंने डिलीवरी किया। लड़कियों को साइकिल देना ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था और आज से 15 साल पहले उन्होंने दिया। अब तो दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है और कहते हैं कि नीतीश जी की नकल है। बस्ता देना, फ्री कॉपी किताब देना, अगर मैट्रिक पास की गई तो इतने हजार रुपए, अगर इंटर कर गई तो इतने हजार रुपए, अगर बीए कर गई तो इतने। उसके बाद आरक्षण महिलाओं का एक वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, खास तौर पर पंचायतों में आरक्षण 50%। तो ये सब कार्य डिलीवरी इसी को बोलते हैं। डिलीवरी अगर आप नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। और उस डिलीवरी को आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि किस तरह से खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। हर जगह ये राजनीति का, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो अब जो राजनीति है ना, वो डिलीवरी की राजनीति तो तब की राजनीति और अब की रूप राजनीति से आप कास्ट, मैं आपके कास्ट का हूं और आप मुझे वोट देंगे, ऐसा नहीं है। डिलीवरी जहां होगा वहां वोट जाएगा। और ये अच्छी बात भी है कि हम अपना फायदा भी तो देखें। हम सब नेताजी के पीछे भागते रहे क्योंकि वो हमारे जाति से आते हैं, हमारे धर्म से आते हैं। ये मतलब जनता की एक तरह से, कहना तो नहीं चाहिए, बेवकूफी हुई कि आप हमारी सिर्फ कास्ट से आते हैं, हमको कोई फायदा नहीं है आपके होने से, लेकिन हम फिर भी आपको वोट दिए जा रहे हैं और आप अपना कुनबा, आप अपनी दौलत या फिर चीजें बढ़ाए जा रहे हैं। एक और चीज हुई हिमांशु की, बहुत आरोप लगाया जाता था बीजेपी के द्वारा कि रोहिंग्या को बहुत वो दे दिया गया, शरण दे दिया गया, उन्हें सिटीजनशिप दे दी गई, उन्हें राशन कार्ड दे दिया गया। मुस्लिम आबादी तो बढ़ी नहीं। आज भी 82% आबादी हिंदुओं की है बिहार में। 82% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि नेशनल एवरेज से भी ऊपर है। और 17-18% के बीच में कहीं पर मुस्लिम आबादी है, जो कि पूर्व की आबादी के या तो बराबर है, नहीं तो कम है। तो फिर ये जो आरोप लगाया जाता था कि भाई मुस्लिम्स के साथ ये रोहिंग्या भर गए, बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ गए, उन्हें जगह दी गई है, ये तो निर्मूल साबित। हालांकि ये ज्यादा आरोप तो पश्चिम बंगाल में लगता है, वहां का अगर सर्वे आएगा तो शायद भी लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से, खासतौर पर जो सीमांचल का इलाका है, हाँ। उसमें लगता है। और लेकिन जो आबादी की जनसंख्या जो सामने आई है मुस्लिम्स की, उससे तो ये निर्मूल हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो वो आबादी 20% या 21%, बिल्कुल, पर वैसा तो है नहीं। वो आबादी कहीं वहीं आसपास है जहां पहले थी या फिर उससे घटी गई। चलिए, अब जनगणना के आंकड़े आ गए हैं और तमाम नेता सक्रिय हो गए हैं, अपनी अपनी तरफ से अपनी अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में क्या इलेक्शन में इसका फायदा होगा, और अगर होगा तो पूर्ण रूप से किसको फायदा ज्यादा होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं। इन आंकड़ों के मद्देनजर आपको क्या राजनीति समझ में आ रही है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।